नमस्ते नमस्ते सर। शुरू कीजिए मैम। जी। हाँ, शुरू करो। हाँ जी। अंकिता जी, आप रेडी है? जी ओके। मैम। 10वीं गुड कहाँ इवनिंग से और मैम। कब की आपने? गुड इवनिंग। मैम मैंने 10वीं हनुमानगढ़ में ही एसबीएन सेकेंडरी स्कूल से की है। फुल फॉर्म बोलेंगे आप स्कूल का? सरस्वती बाल निकेतन माध्यमिक विद्यालय। 12th? सरस्वती कन्या सीनियर सेकेंडरी स्कूल हनुमानगढ़ से। ग्रेजुएशन? स्वामी केशवानंद राजस्थान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बीकानेर से। और पीजी? चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार से। आपने बालिका विद्यालय से पढ़ाई की शुरुआत में। आपको क्या लगता है, बालिकाओं के लिए अलग स्कूल सही है या साथ में? मैम मुझे ऐसी कोई समस्या नहीं लगती इसमें कि बालिकाओं को कुछ परिवारों में ज़रूर सोच रहती है कि बालिकाओं को कन्या विद्यालय में ही पढ़ाना उचित रहेगा। तो मैंने 10th कोएड स्कूल से ही किया। 12th में जो मुझे सब्जेक्ट लेना था वो किसी कोएड स्कूल में था नहीं, तो इसलिए मैंने सिर्फ ओके। बालिकाओं वाले विद्यालय से किया। अच्छा, आपने होम साइंस से किया है। जी आपको क्या मैम। लगता है, होम साइंस में बॉयज थे क्या? आपने अच्छा गर्ल्स से किया है। आपने कोई जी ऐसा एग्जाम्पल देखा है कि होम साइंस में बॉयज भी होते हैं? जी मैम, जो पंतनगर में यूनिवर्सिटी है, जीबी पंत यूनिवर्सिटी है, वहाँ बॉयज़ भी बीएससी में करते हैं होम साइंस से। बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो कितना था? मैम इसकी तो जानकारी नहीं है, सॉरी मैं। लगभग अनुमान के साथ बता दीजिए कि लगभग इतना था। मैम रेशो तो कम ही रहता है, अगर जैसे 40-50 गर्ल्स हैं तो उसमें 10 या 15 बॉयज़, इस तरह का अच्छा, तो रेशो ऐसे। मैंने। ओके, हम विद्यालयों में ये देखते हैं कि हम हमारे यहाँ पे विशेषकर राजस्थान में गर्ल्स कम होते हैं आगे की एक दो बेंच में, जबकि बॉयज ज्यादा होते हैं। वही होम साइंस जैसा सब्जेक्ट है, उसमें बॉयज कम होते हैं, गर्ल्स ज्यादा होते हैं। ऐसा क्यों? सॉरी मैम, मैं सुन नहीं पाई क्वेश्चन। मैं ये कह रही हूँ कि जो हमारे राजस्थान में शिक्षा के स्तर में अगर देखें हम स्कूल कॉलेज में, तो गर्ल्स कम होते हैं, बॉयज ज्यादा होते हैं तुलनात्मक रूप से। वही हम होम साइंस जो सब्जेक्ट है उसमें देखें, तो वहाँ ज्यादातर गर्ल्स ज्यादा होती है, बॉयज कम होते हैं। जैसे आपने भी बताया कि 50-60 गर्ल्स में 10 बॉयज थे, 10 से 15। ऐसा क्यों? मैम क्योंकि होम साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट माना जाता है कि जिसकी ज़रूरत सिर्फ लड़कियों के लिए ही है, क्योंकि ये इसमें सब्जेक्ट्स के नाम कुछ ऐसे हैं कि लोगों को लगता है कि ये सिर्फ लड़कियों के लिए ही काम आने वाली चीज़ है। और स्कूल में देखें तो सब सब्जेक्ट्स कॉमनली पढ़ाए जाते हैं। तो और वैसे भी जैसे राजस्थान की अगर बात करें तो जो आप तो लिटरेसी ये रेशियो है वो बताइए, थोड़ा कम है। होम साइंस नो डाउट मुझे भी पता है कि अच्छा सब्जेक्ट है। आप ये बताइए कि मुझे बॉयज को भी मोटिवेट करना है कि आप भी आ सकते हैं, हमारे ग्रुप में भी और जुड़े हुए हैं। तो आप ये कुछ खूबियां बताइए ताकि बॉयज भी उसको ले सके, होम साइंस विषय को। मैम जैसे इसमें एक सब्जेक्ट है फूड एंड न्यूट्रिशन, तो उसमें फूड और उसके न्यूट्रिशन के बारे में पूरी डिटेल स्टडी हमें करवाई जाती है। तो वो भी बॉयज़ पढ़ सकते हैं, तो उन्हें ये समझाया जा सकता है कि ये सिर्फ लड़कियों का फील्ड नहीं है, इसमें बॉयज़ भी बराबर हिस्सा ले सकते हैं और आगे अपना करियर ऑप्शन भी इसमें ढूंढ सकते हैं। और एक अदर ऑप्शन है फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट, जो हमारा एक डिपार्टमेंट होता है। तो उसमें हम आर्किटेक्चर का भी कुछ पोर्शन सीखते हैं, कुछ मैनेजमेंट का भी सीखते हैं। तो वो भी बॉयज़ इक्वली ऑप्ट कर सकते हैं इसमें। तो इन सब चीज़ों के बारे में बताकर उन्हें मोटिवेट किया जा सकता है। आपको ये नहीं लगता कि ये भी एक सजेशन दिया जा सकता है कि आज के मॉडर्न डे में जब गर्ल्स भी जॉब कर रही है, तो पुरुषों को भी घर का काम सीखना चाहिए अच्छे से? जी मैम, बिल्कुल। क्योंकि ओके। आजकल जो अभी कोरोना की स्थिति है उसमें हमने देखा है कि वर्क फ्रॉम होम चला है, तो मेल्स ने भी ठीक है। फीमेल्स के बराबर काम किया था मैम। ओके। आप मूलतः ग्रामीण परिवेश से शहर से हो? मैम शहरी क्षेत्र से हूँ। शहर से आपने ग्रामीण परिवेश में काम किया है। जी मैम। आपको क्या लगता है, ग्रामीण परिवेश में की महिलाएं और शहरी महिलाएं, उन उनमें क्या फर्क लगता है? आपने क्या महसूस किया जब काम करने के दौरान? मैम एक तो जो ग्रामीण परिवेश की महिलाएं हैं उनका बाहर का एक्सपोजर कंपैरेटिवली शहरी क्षेत्रों से कम होता है।
तो उनका जो सोचने समझने का और चीज़ों को देखने का नज़रिया है, वो तुलनात्मक रूप से अगर देखा जाए तो अलग रहता है उनका। और जो शहरी क्षेत्र की महिलाएँ हैं, जैसे अगर टीवी की बात की जाए, इंटरनेट की बात की जाए, तो जो ग्रामीण महिलाएँ हैं, उनका एक्सपोज़र कम होता है और शहरी क्षेत्र की महिलाएँ हैं, उनका ज़्यादा होता है। तो उनकी इसके सोच अलावा में कुछ अंतर आता है। और जो उनका काम करने के जो तरीके हैं कि वो उनको खेत का काम भी करना है और घर का भी, परिवार में सबका ध्यान रखना। और शहरी क्षेत्र में होता है कि जो महिलाएँ हैं घर की, वो पुरुषों के बराबर काम करती हैं, बाहर भी काम करती हैं ज़्यादातर और अपने बच्चों का भी पुरुषों के साथ मिल-जुल कर काम करती हैं। जबकि मैंने ये देखा है कि ग्रामीण में आप मेनली औरतों की ज़िम्मेदारी होती है। ये बताइए कि आपको क्या लगता है, शहरी क्षेत्र की महिलाओं की स्थिति ज्यादा अच्छी है या ग्रामीण परिवेश की महिलाओं की स्थिति ज्यादा अच्छी है? मैम अगर आर्थिक क्षेत्र से देखी जाए तो आर्थिक रूप से शहरी क्षेत्र की महिलाएं अधिक सक्षम हैं और सामाजिक रूप से भी कि जो ग्रामीण परिवेश की महिलाएं हैं उनको थोड़ा सा पीछे रखा जाता है बजाय कि शहरी क्षेत्र की महिलाओं से। ऐसी कौन सी खूबी है जो आपको लगता है कि ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादा अच्छी है, शहरों में कम मिलती है? ऐसा कुछ लगा आपको? जी मैम। मैम जो ग्रामीण क्षेत्र में मैंने देखा है कि उनका अपनी संस्कृति से जुड़ाव ज़्यादा होता है, अपने परिवार के प्रति, अपनी संस्कृति के प्रति। वो शहरी क्षेत्र में थोड़ा-सा कम है कि मॉडर्नाइज़ेशन होता है तो उस वजह से ओके। थोड़ा भूलते आप तो जाते हैं। ये बताइए कि जब आपने ग्रामीण क्षेत्र में काम किया, ऐसी कोई 3 योजना बताइए जो आपको सबसे बढ़िया लगी, कोई भी। मैम हालाँकि मैंने योजनाओं से रिलेटेड काम नहीं किया है। हमें ओके। प्रोजेक्ट मिला था, मैंने उससे रिलेटेड वहाँ महिलाओं को प्रिज़र्वेशन की टेक्निक्स बताई थी। आप उस प्रोजेक्ट को थोड़ा सा बताएंगे, थोड़ा खुल के? मैम जो हमारा बीएससी का 4th ईयर होता है, उसमें ओके। हमें एक प्रोजेक्ट मिलता है जिसमें हमें ग्रामीण क्षेत्र में वहीं रहकर 1 से डेढ़ महीने तक की 45 डेज़ का पीरियड होता है जिसमें हमें गाँव में ही रहकर और वहाँ उनको कुछ ना कुछ सिखाना होता है और कुछ उनकी जो बिहेवियर में चेंज लाना होता है। तो इसके अंडर मुझे प्रिज़र्वेशन का मिला था कि उनको प्रिज़र्वेशन के मेथड्स बताकर ताकि वो न्यूट्रिशन का भी देख सकें और अगर वो अपनी आय इसके थ्रू कमाना चाहती हैं, तो वो भी उनके लिए एक ऑप्शन बन सके। तो आपका इसलिए मैंने प्रोजेक्ट कितना सक्सेसफुल रहा? मैम जैसे मैंने उनको 3-4 टाइप के मेथड बताए थे, तो उन्होंने सिर्फ़ घर में ही यूज़ करने के लिए उनको चूज़ किया। एज़ अ प्रोफ़ेशन या एंटरप्रेन्योरशिप के लिए उन्होंने उसको यूज़ नहीं किया। ठीक है। आप ये बताइए कि आप हनुमानगढ़ से हैं। जी, हनुमानगढ़ और आपने बीकानेर में पढ़ाई की, तो जी। हनुमानगढ़ में ऐसी कौन सी सभ्यता है और बीकानेर में कौन कौन सी सभ्यता है, आपको जानकारी है? जी मैम हनुमानगढ़ में तो जो कालीबंगा है, वहाँ पूर्व हड़प्पा और हड़प्पा कालीन सभ्यता के अवशेष हैं। राजस्थान में और कहाँ पे हड़प्पा कालीन सभ्यता मिलती है? मैम हनुमानगढ़ में ही है, जैसे रंग महल भी है। कांस्य युगीन सभ्यता के कोई और अवशेष है राजस्थान में? मैम आहड़ सभ्यता है, कांस्य युगीन की। ठीक है, आप श्योर हो इसके बारे में? जी मैम मैंने पढ़ा है। ठीक तांबा है। चलो। ओके। कोई दिक्कत नहीं है। आप ये बताइए कि अभी जो सेकेंड वेव आई थी भारत में, हम एक उम्मीद कर रहे थे कि शायद कोरोना चला गया और फिर से आई। आपको क्या लगता है गवर्नमेंट की कहाँ कहाँ पे गलती हो गई जिस वजह से सेकेंड वेव आई? मैम मैं ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ सरकार की तरफ से ही गलतियाँ हुई। हम सब ने जो गाइडलाइंस की पालना में कहीं चूक हुई हमसे, सोशल डिस्टेंसिंग की और मास्क ना पहनना, तो मैं ये कहूँगी कि हम सब ने कहीं न कहीं चूक की है जिसकी वजह से हमें ये सेकंड वेव इतनी जो आप ये खतरनाक भी साबित। मानते कि कहीं थोड़ी बहुत गलती सरकार से भी हुई, थोड़ी बहुत गलती हमसे भी हुई, राइट? जी मैम। ओके। आप ये बताइए थर्ड वेव आ सकती है क्या? मैम ऐसी स्पेकुलेशंस की जा रही है और अगर हम सेकंड वेव में अगर अभी भी इन सब गाइडलाइंस जो हैं या इनका बचाव करने में नाकाम रहते हैं, जो गाइडलाइंस की पालना करने में नाकाम रहते हैं, तो आ सकती है।
इसका स्पेकुलेशन साइंटिस्ट द्वारा किया जा रहा है, और जो इसकी कैलकुलेशन हुई है मैथमेटिकल, तो उसके आधार पर भी कहा जा रहा है कि आ सकती है थर्ड वेव। ओके, आप होम साइंस से है, आप ये बताइए कि राजस्थान में आंगनवाड़ी कार्यक्रम काफी अच्छा चल रहा है, और उसके बावजूद भी हमारे यहाँ महिलाओं में एनीमिया की बहुत बड़ी शिकायत है, लगभग 47%। इसका क्या कारण मानते हैं आप? हेलो। जी मैम। मैम एनीमिया जो लौह तत्व की कमी से होता है, तो मेनली क्या होता है, जो स्टेपल फूड्स हैं, जो लोकली डेली रूटीन का जो हम भोजन लेते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं अगर कमी रह जाती है, हालांकि आंगनवाड़ियों में कुछ टैबलेट्स भी दी जाती हैं प्रेग्नेंट वुमेन्स को और लैक्टेटिंग वुमेन को, पर अगर हम अपने रूटीन के जो खाने में है अगर ध्यान नहीं देते हैं, तो क्योंकि लौह तत्व का एब्जॉर्प्शन है वो आप तो काफ़ी डिफिकल्ट होता है। ये बताइए, एज ए एसटीएम आप किसी एरिया में लगते हो और वहां पे कुपोषण की बहुत बड़ी व्यापक स्तर पे समस्या है महिलाओं में, बच्चों में। तो एक आप होम साइंस के विद्यार्थी होने के साथ साथ में आप एक एचटीएम भी हो, तो आपके क्या प्रयास रहेंगे ओवरऑल पोषण के स्तर को बढ़ाने के लिए? मैम मैं ये प्रयास करूंगी कि सबसे पहले जो हम घर में कुछ कुछ छोटे प्रयासों के द्वारा ही जो आयरन की कमी को पूरा कर सकते हैं, मैं उनको बढ़ावा दूं, कि लोगों में ये जागरूकता फैलाई जाए कि हरी सब्जियों का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करें, और जैसे कि लोहे की कढ़ाई में खाना बनाएं, तो वो बहुत फ़ायदेमंद होता है एक आयरन की कमी को पूरा करने के लिए। तो मैं इस तरह के जो छोटे प्रयास हैं उन सबको बढ़ावा देने का प्रयास करूंगी। ओके, आपके व्यक्तित्व की 3 खूबियां बताओ। मैम मैं डेडिकेटेड हूँ, मुझे जो भी काम दिया जाता है मैं उसको ईमानदारी और अपनी पूरी ईमानदारी से और लगन से उसको पूरा करती हूँ, और मैं दृढ़ निश्चयी हूँ अपने किसी भी काम को लेके या अपने किसी भी निर्णय को लेके, और इसके अलावा मैं सेंसिटिव हूँ कुछ मामलों में और स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ। 2 कमियां? मैम मैं किसी भी अगर कोई गलत चीज़ मुझे दिखती है, तो मैं उसको अवॉइड नहीं कर पाती, भले ही मेरा बोलना हो सकता है कि वो किसी को ना सूट करे, पर मैं वो बर्दाश्त नहीं कर पाती। ये और तो दूसरी आपके बात, प्रशासन की दृष्टि से काफी बड़ी समस्या करेगी। कई जगह आपको कुछ चीजें ऐसी भी होगी जो अवॉइड करनी पड़ेगी। जी मैम वही मेरी एक पर्सनल मैं डिसएडवांटेज देखती हूँ, कि कई बार होता है कि चुप रहने की ज़रूरत होती है, पर मैं उस चीज़ को अवॉइड कर नहीं पाती। ये तो आपके बड़ी समस्या हो जाएगी प्रशासनिक दृष्टि से। दूसरी जी कमी? मैम। मैम दूसरी कमी कि मैं अगर मुझे कोई काम दिया जाता है, तो मैं बाकी सब चीज़ें भूल जाती हूँ और वो सिर्फ उस काम में ही लगी रहती हूँ, तो इस वजह से कई बार मुझे परेशानी होती है। ये तो एक प्रशासक का तो मल्टीटास्किंग होना पड़ता है, आप तो एक काम में डूबे रहोगे, दूसरे काम आपके अटक जाएंगे। जी मैम मैं इसमें सुधार करने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, मेरा आपसे अंतिम प्रश्न है। अभी हाल ही में अंतिम टॉपिक पे मैं प्रश्न पूछ रही हूँ आपसे। हाल ही में अफगानिस्तान से सेना की वापसी हो रही है, आपको क्या लगता है इससे भारत पे क्या प्रभाव पड़ सकते हैं? मैम जानकारी में है आपके? जी मैम। मैम जैसे अमेरिका ने अपनी सेना अफगानिस्तान से वापस बुला ली है और उनका प्रोसेस चालू हो गया है, तो इससे भारत की भूमिका मैं मानती हूँ कि अफगानिस्तान में बढ़ सकती है। वहाँ भारत अपना प्रभुत्व थोड़ा ज़्यादा बढ़ा सकता है, जैसे कि अभी तालिबान से भी बातचीत हुई है, तो उसमें मैं मानती हूँ कि एक भारत बड़ी भूमिका के तौर पर आ सकता है। कार्तिक सर शुरू कीजिए। हेलो, आवाज जी आ सर। रही है? सर कम आ रही है आपकी आवाज़। ओके, अब आ रही है? ठीक। जी सर। ठीक है, तो आपने स्वामी केशवानंद जो इंस्टीट्यूट है वहाँ से होम साइंस में किया है। जी सर। वो तो क्या कंट्रीब्यूशन है उनका? कौन थे स्वामी केशवानंद?
सर वो एक शिक्षाविद थे और एक गुरु थे जिनका योगदान शिक्षा के क्षेत्र में बहुत रहा है, और जो संगरिया तहसील है वहाँ पे उन्होंने अपनी कर्मस्थली भी बनाई थी और उनके नाम से वहाँ पे इंस्टीट्यूट भी है। अच्छा, स्वामी विवेकानंद के बारे में आपने कुछ पढ़ा है? सर मैं ज़्यादा बुक्स तो नहीं मैंने उनकी पढ़ी, सतही बस थोड़ी जानकारी है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो आपके पसंदीदा व्यक्तित्व कौन है जिनका बहुत ज्यादा आप पर प्रभाव रहा है? सर मैं जो आईएएस अशोक खेमका जी हैं, हम्म। मैं उनसे काफ़ी प्रभावित हूँ। अशोक खेमका जी कौन से बैच के आईएएस हैं? सर वो 89 या 90, सर मैं अच्छी तरह रिकॉल नहीं कर पा रही। और उनका कार्डर कौन सा है? सर हरियाणा। हरियाणा कैडर के। तो उनका क्या कंट्रीब्यूशन है? उनके तो बहुत सारे ट्रांसफर्स हुए हैं, और मतलब एक तरीके से जब भी जाते हैं उनका ट्रांसफर हो जाता है इतना, और कहते हैं कि यही उपलब्धि है क्या? मतलब इतनी बार ट्रांसफर हो जाना किसी का, इसको हम उपलब्धि में गिन सकते हैं, या उसे गिने जिसने स्टेबली होके काम किया हो? सर मैं इसे उपलब्धि के तौर पर ही देखती हूँ, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसे उजागर किए हैं मामले भ्रष्टाचार के, जिनकी वजह से ही माना जाता है कि उनका ट्रांसफर हुआ है, बजाय कि किसी अन्य कारण से। तो मैं उनको इसकी उपलब्धि ही मानूंगी, क्योंकि उन्होंने जैसे रॉबर्ट वाड्रा की जो लैंड डील थी उसका उसमें भ्रष्टाचार को उजागर किया, और कई अन्य विभागों में भी भ्रष्टाचार का पता लगाया। हम्म। तो मैं इसे एक अच्छा प्रयास मानती हूँ और उनसे प्रभावित हूँ। ठीक है। महिलाएं कमजोर होती है क्या? जी नहीं सर। नहीं होती? नहीं सर। तो फिर बसेज में उनके लिए रिजर्व सीट क्यों रखी जाती है अलग से? सर उनकी कमजोरी की वजह मैं नहीं मानती इसको कि उनके लिए रिजर्वेशन, उनकी जो अलग शारीरिक बनावट है, जो उनमें कुछ इस तरह की कई बार सिचुएशन होती है कि जैसे महामारी के समय या अन्य कोई सिचुएशन है, तो उनकी वजह से उनके लिए इस तरह का रिजर्वेशन दिया जाता है। ये एक सकारात्मक विभेद की जो हमारे संविधान में दी गई है, प्रावधान किया गया है, उसके तहत ये अलग से उनके लिए रिजर्वेशन दिया जाता है। ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, आप ये बताइए, एक तो आपने सब सुना होगा कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। सॉरी सर मैं समझ नहीं पाई इसे। एक तो संविधान होता है और एक होता है संविधानवाद। आपने ये दो टर्म सुनी है? सर सुनी है, पर मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है, मैं माफी चाहूंगी। ठीक है, बिल्कुल। आपके अनुसार खुशी क्या है? सर कोई व्यक्ति अगर अपनी इच्छा से अपने जीवन में अपने मन से जो भी वो सोचे वो कार्य कर सके, और जो वो चाहे उसे वो प्राप्त हो, तो मैं इसे खुशी का तरीका मानती हूँ। तो आपके अनुसार सफलता ही खुशी है? जी नहीं सर, मैं सिर्फ एक सफलता को खुशी का मापदंड नहीं मानूंगी। ठीक है। आपके अनुसार पेट्रियार्की है, उससे पुरुषों को क्या नुकसान होता है? महिलाओं को जो नुकसान होता है वो तो हमें पता है, पुरुषों को खुद को क्या नुकसान होता है? सर पैट्रियार्की से उनकी जो एक इमेज बनती है, चाहे हम्म। वो इसको नेगेटिवली परफॉर्म करते हो या नहीं, लेकिन एक समाज में एक इमेज उनकी इस तरह की बन जाती है कि पुरुष हमेशा अपने जो पितृसत्ता है या इस तरह का जो उनका बिहेवियर है उसका गलत इस्तेमाल करते हैं। सबसे बड़ा ड्रॉबैक मैं यही मानती हूँ उनके लिए। बिल्कुल, कि कई बार ऐसा होता है कि वो अपनी जो इमेज है होम मेकर वो बन नहीं सकते, क्योंकि सर समाज बनने नहीं देता उन्हें। जिसे उनका एक इमेज ऐसा बन जाता है कि हम्म। वो सोसाइटी उनको इस रूप में एक्सेप्ट करना पसंद नहीं करती या उन्हें एक्सेप्ट करना नहीं चाहती। बिल्कुल। तो वर्डली पेंटिंग आपकी हॉबी है, जी तो सर। क्या वर्डली ट्राइब है जो, वो पीवीटीजी में आती है?
अच्छा, लेफ्ट हो गई क्या? आवाज आ रही है अब? हाँ, अब आ रही है आवाज। आपकी। अच्छा। ठीक है, मैं एक सवाल लास्ट पूछ लेता हूँ आपसे। पीवीटीजी का नाम सुना है आपने? पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल अनम्यूट ग्रुप्स। कीजिए, अनम्यूट कीजिए, आप बंद है। मेरी आवाज आ रही है? अंकिता जी अनम्यूट करो। आपकी नहीं। सॉरी सर, मैंने इसके बारे में नहीं सुना। ठीक है, आप पूछिए सर, नेक्स्ट। थैंक यू सर। मैडम ये बताइए कि वर्ली पेंटिंग आपकी हॉबी है और प्लेइंग सुडोकू आपकी हॉबी है। जी सर। ये पेंटिंग कब कब बनाती हैं या सर डेली जब बनाती हैं? नहीं सर, डेली तो मैं नहीं बना पाती, लेकिन जब भी मैं मेरे पास फ्री टाइम होता है कि 1-2 घंटे या उससे ज़्यादा भी, तब मैं ये करती हूँ अपना। कब से बना रहे सुडोकू। हैं आप ये पेंटिंग्स? सर लगभग 3 साल हो गए मुझे। कितनी पेंटिंग्स आपने अभी तक बना ली है टोटल? सर 6 या 7 मैंने पेंटिंग्स बनाई हैं। 3 साल में आपने 6-7 पेंटिंग बनाई। एक पेंटिंग बनाने में कितना समय लगता होगा? सर जैसे मैं जो पॉट्स होते हैं उन पे पेंटिंग करती हूँ, तो लगभग वो 2 या 3 दिन में मेरा कंप्लीट होता है। अच्छा अच्छा। तो ये वर्लिंग पेंटिंग जो है इसका ओरिजिन कहाँ है, बता सकते हैं? सर जो ये महाराष्ट्र में मुंबई है, उसके जो उत्तरी बाहरी इलाका है, वहाँ पे इसका ओरिजिन है। जो वहाँ पे वर्ली जो जनजाति पाई जाती है, वहाँ से इसका ओरिजिन माना जाता है। अच्छा, वर्ली जनजाति जो पाई जाती है उनके द्वारा ओरिजिन है। मैंने ये सुना है कि जो वर्ली पेंटिंग है वो महिलाओं के द्वारा ज्यादा की जाती है, क्या जी मैं सर, सही हूँ? इनिशियली महिलाओं के द्वारा ही की जाती थी। हम्म। वर्तमान में पुरुष भी इन्वॉल्व हैं इसमें। तो कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि आपने भी वही चीजें, जैसे होम साइंस है महिलाओं के द्वारा ज्यादा की जाती है, वर्ली पेंटिंग महिलाओं के ज्यादा, आपका इस ऐसा रुझान क्यों है जहाँ महिलाएं हैं? कुछ धारा के विपरीत जाने का मन नहीं करता है? सर मेरी हॉबी इसलिए ये डेवलप नहीं हुई कि ये इसे महिलाएं परफॉर्म करती थी। ये मैंने मतलब मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं थी जब मैंने इसको शुरू किया। जब मैंने इसके बारे में पढ़ा तब मुझे इसकी जानकारी हुई कि इसे महिलाएं ज़्यादा करती हैं। अच्छा, कैसे स्टार्ट किया आपने, ये हॉबी कैसे डेवलप करी आपने? सर यूट्यूब पे पढ़ाई के दौरान मुझे इसके बारे में जानकारी हुई, तब मुझे ये अच्छा लगा और मैंने इसको बनाना शुरू किया। एक वर्ली पेंटिंग्स में सबसे फेमस पेंटिंग कौन सी है, अगर बता पाए तो? सर पर्टिकुलर नाम तो मैं नहीं जानती इसके बारे में, मतलब क्योंकि इसमें सर ज़्यादा सोसाइटल जो डेली का बिहेवियर है, लोगों का खेती करना या शादी समारोह त्योहार, इनसे रिलेटेड ही पेंटिंग्स बनाई जाती है। वर्ली में एक चाक पेंटिंग होती है, चाक पेंटिंग, जो शायद मेरे हिसाब से ज्यादा फेमस। आप देखिएगा इसको इंटरव्यू के बाद में। जी सर। चलिए, प्लेइंग सुडोकू भी आपकी हॉबी है, जी दो सर। हॉबी आप परस्यू करते हैं। सुडोकू का मतलब ओरिजिन क्या होता है, मतलब सुडोकू का शाब्दिक अर्थ बताइए। सर ये जापानीज वर्ड है जिसका मतलब है सिंगल नंबर। अच्छा। अब अच्छा, एक बॉक्स में एक नंबर आएगा, उसी हिसाब से उसका नाम रखा होगा, ऐसा? जी सर, क्योंकि इसमें हर एक बॉक्स में एक नंबर आता है, इसी वजह से इसका नाम है। ओके। आप कौन सा लेवल प्ले कर रही है आजकल? इजी, मीडियम या हार्ड या वेरी हार्ड? सर मैं तीनों तरह के खेल लेती हूँ, और मतलब ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलरली कोई लेवल देख के मैं खेलती हूँ। जो मुझे उपलब्ध होता है मैं वो खेल लेती हूँ। अच्छा बताइए कि आपको हार्ड लेवल आपको खेलना है तो कितने मिनट्स में आप उसको सोल्व कर लेती है सुडोकू?
9x9 का? सर मुझे 9 से 10 मिनट लगते हैं उसको सॉल्व करने में। हार्ड लेवल 9 से 10 मिनट में आप सोल्व कर लेते हैं? जी सर। ओके, वेरी गुड। अच्छा, बच्चों में ये हॉबी डेवलप करनी चाहिए सुडोकू प्लेइंग, या क्या फायदे होंगे अगर बच्चों में हम डेवलप करना चाहें तो? सर ये एक ब्रेनस्टॉर्मिंग का तरीका है, बच्चों को ज़रूर इसको ऑप्ट करना चाहिए, क्योंकि एक तो आपका माइंड है वो बहुत क्विकली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए काम करना शुरू करता है, तो आप आपका माइंड जो है बहुत एक्टिव रहता है इसमें, मुझे लगता है। तो मैं ज़रूर इसे प्रमोट करना चाहूँगी बच्चों में। अक्सर देखा जाता है कि इस प्रकार की जो हॉबीज है, सुडोकू, कैरम बोर्ड, या फिर जैसे लूडो टाइप में, ये शहरी क्षेत्र में ज्यादा तक सीमित है। अगर आपको वीडियो बना दिया जाए तो ये बताइए कि इस प्रकार की हॉबीज को आप ग्रामीण क्षेत्र में प्रसार प्रसार करना चाहेंगी? जी सर, मैं बिल्कुल इसको प्रचारित करना चाहूँगी। मैं इसके लिए जो स्कूल लेवल पे इसके कॉम्पिटिशन करवाना या इसके बारे में बच्चों में उत्सुकता जगाना, इस तरह के प्रयास करूँगी, तो मेरा मानना है कि ग्रामीण क्षेत्र में भी इसमें रुचि जागेगी बच्चों में। अच्छा, आपने तो पढ़ाने का काम भी आप करते हैं, टीचर हैं आप, अभी क्या कर रहे हैं वर्तमान में? सर अभी नहीं, मैंने काफ़ी टाइम पहले किया था, अपनी एमएससी के बाद। एमएससी कब की है आपने? सर 2012 में कंप्लीट की थी। उसके बाद से आप क्या कर रहे हैं, एक बार ब्रीफ बताएं थोड़ा सा। जी सर, उसके बाद मैंने टीचिंग की थी कॉलेज में, हनुमानगढ़ में ही, और उसके बाद से सर मैं आरएस की तैयारी ही कर रही हूँ। कौन सा प्रयास है आपका? सर मेरा दूसरा प्रयास है। अच्छा, दूसरे प्रयास, पहले प्रयास में आप कहाँ तक पहुंचे थे? सर मेंस में रह गई थी मैं, इंटरव्यू का मेरा पहला प्रयास है। ओके। एक अभी आपने एक बात की थी कि जो मैडम पूछ रहे थे कि मातृसत्ता, ये क्या नाम से, ये जो आपका बीएससी है, आपने किया है होम साइंस में, ये अधिकतर लड़कियां लेती है। जी मैं ये सर। पूछना चाह रहा हूँ कि आपको अगर अब राजस्थान सरकार का एडवाइजर बना दिया जाए और आपको ये चेंज करना है माइंड सेट कि केवल घर के काम लड़कियां ही नहीं करनी चाहिए, लड़के भी करने चाहिए, तो आप क्या क्या प्रयास करना चाहेंगी? पहले बताइए कि आप चाहेंगी या नहीं चाहेंगी, और चाहेंगी तो क्या क्या प्रयास करना चाहेंगी? जी सर, मैं बिल्कुल चाहूँगी कि लड़के भी आएँ होम साइंस सब्जेक्ट में, और सर इसके लिए मैं स्कूल लेवल से ही स्टार्ट करना चाहूँगी कि ये मेरा प्रश्न बालकों। आपने नहीं सुना, होम साइंस नहीं। जनरली देखा जाता है कि लड़कों के पितृसत्तात्मक समाज में ये है कि बाहर जाके काम करना है और लड़कियों को अपना घर संभालना है। अधिकांश जो महिलाएं हैं वो हाउस वाइफ का काम कर रही है। तो जिस प्रकार से हाउस वाइफ है, उस प्रकार से क्यों ना हम हाउस हस्बैंड का कॉन्सेप्ट भी ला सकते हैं। आप इस माइंड सेट को बदलने के लिए क्या क्या सुझाव देना चाहेंगे? सर जो परिवार स्तर पे लोगों से बातचीत की जाती है, कर सकते हैं, और जैसे कि चौपाल वगैरह लगती हैं, सरपंच उन्हें बुलाकर सरपंच के माध्यम से लोगों को बुलाया जा सकता है, और पहले माता पिता को इस बात के लिए कन्विंस करना ज़रूरी है कि इस तरह की सोच पहले उनमें विकसित हो, और फिर वो अपने जो बॉयज़ हैं उनमें इस तरह की सोच डेवलप हो। तो सबसे पहले मैं यही प्रयास करूँगी एज अ वीडियो कि पहले माता पिता को कन्विंस किया जाए इस चीज़ के लिए। आपकी शादी हो गई? जी सर। आप चाहेंगे कि आपके जो पति हैं वो घर में रहें और आप बाहर काम करने जाएं, वो हाउस हस्बैंड रहें, क्या आप चाहेंगे? जी सर, अगर ऐसी मुझे ज़रूरत लगती है कि अगर परिवार में ऐसी ज़रूरत है, तो इसमें मैं कोई बुराई नहीं मानती, और मेरे हस्बैंड पूरा सहयोग करते हैं मुझे अभी भी, पूरे वो घर के वेरी सब गुड। काम में। इसमें एक फिल्म भी आई थी, उसका भी आप सुझाव दे सकते हैं कि एन का एक फिल्म आई थी, तो उसमें भी इस प्रकार का बताया गया, क्योंकि समाज की दर्पण होती है जो पिक्चरें होती है। जी सर। ठीक है, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है जी हिसार सर। में। जी चौधरी चरण सिंह जी का क्या योगदान है भारतीय राजनीति में? सर, वो यूपी के एक नामी नेता थे, किसान नेता थे, जिन्होंने किसानों के लिए काफ़ी मुद्दे उठाए और काम किया, और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भी वो रह चुके हैं, और उन्होंने मतलब काफ़ी किसानों के लिए मेन उनका
था उनके लिए उन्होंने बहुत काम किया है। अच्छा, आप अगर मैं आपके हनुमानगढ़ आना चाहूँ और हनुमानगढ़, गंगानगर आपका जो संभाग है, आप मुझे अब मैं आपको कहता हूँ कि मुझे आपको आपका संभाग दिखाना है, संभाग घुमाना है। तो आप मुझे बताइए कि 2 दिन में आप मुझे कहाँ-कहाँ घुमाएँगे, क्या-क्या दिखाएँगे? सर सबसे पहले मैं अपना जिला ही घुमाना चाहूँगी आपको। यहाँ पे जो कालीबंगा सभ्यता के अवशेष हैं और संग्रहालय है, मैं वहाँ ले जाना चाहूँगी। भटनेर दुर्ग है, वहाँ आपको घुमाना चाहूँगी। और गंगानगर में जो हिंदू मलकोट बॉर्डर है और सुक्खा सिंह मेहताब सिंह गुरुद्वारा है, वहाँ आपको विज़िट करवाऊँगी। और बीकानेर में जूनागढ़ पैलेस है और ग्रेजुएट हनुमान जी का मंदिर है और काफ़ी जो फेमस वहाँ की जगह है, वहाँ आपको घुमाना चाहूँगी। और चूरू में जो ताल छापर अभयारण्य है, वहाँ आपको मैं घुमाना चाहूँगी। ठीक है। मेरा अंतिम सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि हनुमानगढ़ की समस्याएँ क्या-क्या हैं? 5 समस्याएँ बताइए। सर सबसे पहली समस्या यहाँ पे सेम की है और युवाओं में जो नशाखोरी की बढ़ती समस्या है, वो भी एक बहुत क्रिटिकल है। और यहाँ पे औद्योगिक विकास में जिला पिछड़ा हुआ है और यहाँ पे उच्च शिक्षा के लिए बच्चों के पास कोई सुविधाएं नहीं है और अच्छे जो इंस्टीट्यूट हैं प्रोफेशनल जो कोर्सेज के लिए हैं वो भी यहाँ पे नहीं है, इसलिए बच्चों को बाहर जाना पड़ता है पढ़ने के आपको लिए। हनुमानगढ़ का जिला कलेक्टर अगर बनने का सौभाग्य मिले, तो आप इन समस्याओं को किस प्रकार से डील करेंगे? सर जैसे अगर सेम की है तो उसके लिए वैसे तो अभी कार्य चल रहा है और उसमें अधिक प्रयास किए जा सकते हैं सेम की समस्या को दूर चलिए करने सेम को के लिए। छोड़ दीजिए, सेम के अलावा बताइए, सेम को छोड़ दीजिए। सर अगर जैसे फैसिलिटीज़ की बात की जाए बच्चों के लिए जो उच्च शिक्षा के जो संस्थान हैं, उसके लिए सरकारी स्तर पर प्रयास किए जा सकते हैं और अनुदान के द्वारा वहाँ पे उच्च शिक्षण संस्थानों की स्थापना करवाई जा सकती है। और जो युवाओं में नशाखोरी की समस्या है, उसके लिए रिहैब सेंटर्स को और अधिक विकसित किया जा सकता है और इसके लिए जागरूकता भी फैलाई जा सकती है। और इसके अलावा जो औद्योगिक पिछड़ापन है, उसमें रिको के माध्यम से इसे दूर करने के जो चलिए, प्रयास किए जा सकते मेरा हैं। अंतिम प्रश्न आपसे कि कोई व्यक्ति आप तो नशे की समस्या आपके जिले में ज़्यादा है, आप तो नशे वाले लोगों को देखा भी आपने होगा। कोई व्यक्ति नशा क्यों करता है? क्या कारण रहते हैं उसके पीछे? सर शुरू में जो ये नशे की आदत होती है, लोग ये समझते हैं कि सिर्फ ट्राई करने में कोई बुराई नहीं है, तो वो इसे ट्राई करने के फेर में इसके जाल में फंस जाते हैं। और जो इजीली अगर अवेलेबल ज़्यादा होती है ऐसी नशे की जो चीज़ें हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ा कारण है कि अगर आपको एक्सेस है इन सब चीज़ों का इजीली, तो आप इसके जाल में ज़्यादा जल्दी फंसते हैं, बजाय कि अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है, आपको मिल नहीं रहा है ऐसा कुछ, तो आप इससे बचे रह सकते हैं। ठीक है, ओके। थैंक यू सर। मेरा आपसे अंतिम सवाल है ये, ग्रामीण विकास के लिए अभी वर्तमान में सरकार ने कौन कौन सी योजना चला रखी है, राजस्थान सरकार ने? ग्रामीण में मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रही मैम, ओके, सॉरी। महिला सशक्तिकरण के लिए कौन कौन सी योजना है राजस्थान सरकार की? मैम IM निधि फंड है जो, उसके द्वारा स्कीम अलग अलग स्कीम्स के द्वारा उनको सशक्तिकरण के प्रयास किए जा रहे हैं। और राष्ट्रीय योजना है और निःशुल्क स्कूटी वितरण योजना है और अमृता सोसाइटी की स्थापना है, इस तरह ओके, की थैंक यू। योजना है। थैंक यू। ठीक है, शुरू कीजिए, आप फीडबैक शुरू कीजिए।